हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू कुशवाहा देव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि गणित विषय को लेकर के हमारी सोच है वो थोड़ी सी गलत है। जैसे हम गणित विषय को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? यस, यानी गणित विषय एक ऐसे लगता है कि काल के बराबर है, जैसा कि रियलिटी में नहीं है। गणित विषय को एक बोरिंग सब्जेक्ट मानते हुए उससे डरना चालू कर देते हैं। रियलिटी में गणित विषय ना बहुत सरल सब्जेक्ट। अब सरल कब बनती है, उसको समझाने का तरीका है या फिर हमारा पढ़ने का तरीका है या कुछ है। उनमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ तो हमारे पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हमारे समझने के तरीके में प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हम जो समझाते हैं उस तरीके में प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या उस चीज को सुधारना है और गणित विषय के प्रति हमें रुचि बढ़ानी है। जैसे कि हम देखेंगे कि आज हम गणित विषय का कुछ छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे, तो उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। उसके जो सूत्र रहेंगे उस सूत्रों को आज प्रायोगिक तौर पर हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के बाद में उन सूत्रों को हम क्वेश्चनों में उपयोग में लाते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है व्रत। कौन सा टॉपिक है? तो व्रत के बेसिक के बारे में हम जानेंगे कि व्रत की जो परिधि होती है, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। जैसे व्रत की परिधि होती है हमारे पास में 2 पाई r और व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब जनरली सूत्र को याद तो रख लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि व्रत की परिधि 2 पाई r कैसे आती है और व्रत का जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर वो कैसे आता है। और उसमें एक शब्द चल रहा है पाई। क्या शब्द चल रहा है? पाई। अब पाई क्या है, पाई के बारे में हमें पता नहीं है। पाई की कुछ वैल्यूज होती है। जैसे पाई का मान होता है, कितना होता है? 3.14 या फिर 22/7। जैसे रियलिटी में पाई की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है, उसका अंडाकार रूप होता है, लेकिन पाई की स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है, स्टार्टिंग मान होता है, वो कितना होता है? 3.14 या फिर हम 22/7 भी बोल देते हैं। इसका आज हम खुलासा करेंगे कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 22/7 होती है, वो कैसे होती है, क्या क्या आती है। ठीक है, तो जैसे आप सबसे पहले हम जानेंगे कि पाई के यानी जो पाई है, पाई का मान हमारे पास कैसे आता है, वो सारी चीज। तो देखो पहले हम जैसे हम क्या जानना चाहते हैं कि पाई का मान, वृत्त की परिधि और क्षेत्र, ये हमारी सारी चीजें हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सारी चीज कैसे आती है, कैसे क्या क्या काम करती है। इस हिसाब से हमारे स्टार्टिंग है पहले क्या? पाई। क्या रहेगा? पाई। अब जैसे पाई होता है वो क्या होता है, यानी कि पाई वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के साथ में अगर व्यास का एक अचर अनुपात होता है। क्या होता है? पाई होता है ना, वो वृत्त की परिधि का व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। क्या होता है? अचर अनुपात होता है। जैसे अब देखेंगे कि पाई बराबर क्या? वृत्त की परिधि। परिधि क्या? हमने क्या बोला था कि वृत्त की परिधि के साथ व्यास का अचर अनुपात क्या होता है? पाई। तो जो पाई की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है? भाई एक वृत्त लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? तो वृत्त की परिधि होगी, उसकी सर्किल होता है, तो उसकी क्या होती है? परिधि होती है। उस परिधि की माप को हम लेके चलेंगे और उसका क्या लेते हैं? जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक गोटी है वृत्ताकार आकृति की, तो इसकी जो परिधि रहेगी, 60 के जो किनारे रहेंगे वो क्या है? हमारी परिधि। क्या है? परिधि। और ये बीच में सबसे बड़ी लंबाई का जो भुजा होगी उसे हम बोलेंगे क्या? जो सबसे बड़ी होगी, जो हमारे सेंटर से गुजरती है। किससे गुजरती है?
तो हमारे पास में इस बिंदु से लेकर के लास्ट बिंदु तक की जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारा व्यास। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ही हमारे पास क्या होता है, पाई। क्या होता है, तो हम वृत्त यानी कि हम विभिन्न वृत्तों को लेके चलेंगे, उनकी परिधियों को मापेंगे और उसके साथ साथ हम व्यास लेंगे और उसका अनुपात निकालते हैं, तो हमारे पास अनुपात आता है, वो क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे मानी जाए जैसे हमारे पास में वृत्त है कुछ, अब कुछ वृत्त लेके चलते हैं, प्रत्येक प्रकार के हमारे क्या रहते हैं वृत्त, यानी कि ये अलग माप का वृत्त है, ये हमारे पास अलग माप का वृत्त है और ये वृत्त हमारे पास में अलग माप। तो इनकी हम क्रमागत परिधियों की लंबाई है वो नापेंगे और इनके साथ साथ में जो व्यास रहेंगे वो व्यास नापेंगे। तो देखो यानी कि इस वृत्त की जो परिधि है वो क्या रहती है हमारे पास में, जैसे मानी जाए वृत्त की परिधि, इस वृत्त की जो परिधि है हमने माप करके कितनी प्राप्त हुई है, हमें 13.2 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हुई है, 13.2 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है यानी कि व्यास कहां पर, यानी कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के जो बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारे पास में क्या है, व्यास। जो व्यास प्राप्त हुआ वो कितना, 4.2 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हुआ, 4.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इधर इनका अनुपात देखें, क्या देखें, इनका अनुपात देखते हैं। जैसे मान जाए 13.2 अनुपात, इधर 4 अनुपात कितना है, 13 अनुपात यानी 13.2 बटे 4.2। तो जैसे मान जाए हम इसको भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, तो देखो पॉइंट से पॉइंट लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट लेंगे हो जाएगा। और इसका डिवाइड करें तो लगभग किससे काटते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से ये कितने बार, 7 बार। और 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी यानी कि 22। तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है, वो वैल्यू है 22/7। कितनी वैल्यू है, 22/7। और 22 में अगर 7 का भाग दें तो लगभग हमें कितनी प्राप्त होती है, लगभग 22 में भाग देते हैं तो 3.14। कितनी प्राप्त होती है, 3.14। इसी प्रकार अगर हम इस वृत्त की माप के साथ में अगर काम करेंगे तो देखो वृत्त की माप रहती है वो क्या रहती है, जैसे इस वृत्त की जो माप है वो क्या है, हमारे पास इस वृत्त की माप है वो लगभग कितनी, यानी कि परिधि 8.8 सेंटीमीटर और व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब परिधि मेरे पास 8.8 सेंटीमीटर और व्यास भी मेरे पास में कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो इसका अनुपात निकाल के देखें, 8.8 बटे 2.8 तो देखो पॉइंट से पॉइंट नेगलेक्ट करते हैं, तो अगर मान ली जाए इसको हम काटते हैं कितने, 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 से इसे काटते तो ये कितने बार, 22 का, और ये कितने बार, 7। जैसे पहले वैल्यूज प्राप्त हुई थी 22/7 और भाग देते हैं 7 का भाग 22 करेंगे तो 3.14 कितना प्राप्त होगा, 3.14। इसकी भी वैल्यू हमें यानी कि लगभग 3.14 प्राप्त हुई थी और सेम टू सेम इसकी वैल्यू भी कितनी प्राप्त होती है, 3.14। इसी प्रकार छोटी माप का एक और सर्किल लिख लीजिए, इसकी भी परिधि और व्यास के अनुपात देखते हैं, क्या व्यास इनकी भी परिधि है हमारे पास 3.14 आती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए इसकी परिधि कितनी है, वो 4.4 है, तो इसका व्यास कितना है, वो 1.4। परिधि है वो मेरे पास 4.4 और व्यास 1.4 है, तो इसका भी अनुपात देखें तो भाई इसका अनुपात कितना आता है, 4.4 बटे 1.4। तो पॉइंट से पॉइंट लेंगे और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो 22 बार, तो ये कितने बार, 7 बार। और इसकी वैल्यूज निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे तो 22/7 की वैल्यू आती है कितनी, 3.14। कितनी प्राप्त होती है, 3.14। इसी प्रकार हमने इन तीनों व्रतों की क्या हमने परिधि ली और क्या लिया, तो इनका अनुपात निकाला तो अनुपात हमारे पास में हर बात कितना प्राप्त हो रहा है, 3.14। इसका भी 3.14 प्राप्त हुआ और इसका भी 3.14 प्राप्त हुआ। तो अगर हम इन सभी मापों के, अब हमारे पास में ये तो हमने क्या फिक्स कर दिया, लेकिन अगर हम इस मार्कर की भी परिधि है, जैसे वृत्ताकार आकृति आपको दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है। जैसे मान जाए वृत्ताकार आकार यानी कि इस मार्कर की फ्रंट आकृति है, जो पृष्ठ है वो
पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार। अगर हम इस पृष्ठ की परिधि को नापें और इसका जो व्यास है इस व्यास को लेके चले, इसका अनुपात भी अगर निकालते हैं तो इसकी भी वैल्यू आएगी वो 3.14 कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 3.14। तो इसी प्रकार फिर हमारे पास में ऐसे इसी प्रकार देखते देखते हम अन्य वर्ग छोटे बड़े माप के अन्य वृत्तों को लेके चलते हैं। अगर उनका एक एवरेज निकाला जाए, क्या निकाले, एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज जो वैल्यू प्राप्त होती है वो भी हमारे पास में कितनी प्राप्त होगी, 3.14 प्राप्त होगी। तो हम इसका क्या एक एवरेज लेके चलते हैं, तो एवरेज क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। जैसे मान जाए अब इन सभी वैल्यूओं का हमारे पास में एवरेज लेके चलेंगे, तो एवरेज लेके चलते हैं तो क्या हमारे पास तीन वृत्तों की हमने माप प्राप्त की थी। तो देखो ना पहली माप आई थी हमारे पास 3.14 प्लस इसी प्रकार 3.14 और इसी प्रकार 3.1। तो देखो बटे डिवाइड कितना, क्योंकि तीन वृत्तों की हमने मापें ली और तीन वृत्तों की मापें लेकर के लगभग हमने क्या किया, लगभग इसका एवरेज निकाला। तो एवरेज निकालेंगे तो कितना, तो देखो यानी कि इसकी वैल्यूज यानी योग करेंगे तो योग करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, और यानी कि पॉइंट बटे कितना, यानी कि लगभग 9.42 बटे 3 और 3 का डिवाइड करते हैं तो जो रियलिटी वैल्यू प्राप्त होती है 3.14 प्राप्त होती है, 3.14। और वैसे भी हम जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 3.14 कितनी होती है, 3.14। तो इसी प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार हम देखें कि पाई की वैल्यू और हमारे पास परिधि और व्यास के अनुपात का एवरेज भी 3.14 प्राप्त होगा। तो हमारे पास में मान की 22/7 और पाई की वैल्यू दोनों कैसे आती है, इक्वल कैसे आती है, यानी कि इसीलिए हम पाई की वैल्यू को यानी 3.14 या फिर क्या लिख सकते हैं 22/7 क्या लिख सकते हैं 22/7। तो इस प्रकार बच्चों हमारे पास में ये पाई की वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आती है। लेकिन एक ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे पास में जनरली याद हो जाता है, जनरली मान निकालती है कि पाई की वैल्यू 3.14 22/7। आप लोग जानते होंगे कि पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो आप लोग जानते हैं भाई परिमेय और अपरिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब पाई अपरिमेय संख्या और जबकि 22/7 कैसी है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या है, 22/7 में जो क्वांटम दशमलव जो मान है, डेसिमल जो वैल्यू है वो हमारे पास में पाई की स्टार्टिंग वैल्यू के मान के लगभग बराबर क्या आती है, बराबर आती है। तो इसी कारण हम क्या लिखते थे भाई पाई की वैल्यू लगभग 22/7 लिखते थे। रियलिटी में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, इस चीज का विशेष का ध्यान रखना। लेकिन उसकी जो दशमलव मान होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब हम पाई का मान 3.14 और 22/7 मान सकते, क्योंकि हम लोगों ने पहले बता रखा है कि पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, इस चीज का विशेषता है। लेकिन एक टॉपिक हम पाई की वैल्यू पर पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। हम आगे इसकी वीडियो भी बनाएंगे पाई के ऊपर ही, केवल डिस्कस करेंगे पाई के ऊपर। और कुछ आगे की तरफ देखते हैं। अब देखते हैं हम क्या, वृत्त की परिधि। अब क्या देखते हैं, वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि के बारे में हम जानेंगे। तो वृत्त की परिधि कैसे प्राप्त, तो देखो अभी हमने एक रिलेशन प्राप्त किया था। क्या रिलेशन क्या मिला था हमें कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है भाई, वृत्त की परिधि। इससे वृत्त की परिधि बटे क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे होता है। अब एक इस रिलेशन से यानी कि वृत्त की परिधि बटे व्यास बराबर पाई प्राप्त हुआ। यहाँ पर व्यास क्या होता है, व्यास क्या है भाई, त्रिज्या का दोगुना। एक हमारे पास में जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है, अब वृत्त की जो परिधि होती है 2π क्या होती है, लेकिन यहाँ पर जो व्यास होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। एक ये तो एक आर यहाँ से होती है और एक आर क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं कि व्यास होता है वो मेरे पास में क्या होता है भाई 2r
व्यास होता है वो कितना होता है 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर हमने भाई व्यास यहाँ पर क्या है व्यास, अब व्यास की वैल्यू 2r रख करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कि बचौड़ा करते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होती है भाई वृत्त की परिधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है वृत्त की परिधि। जो वृत्त की परिधि रहेगी वो क्या रहेगी जैसे यानी कि पाई इंटू 2r क्या होगी पाई इंटू 2r और इसे अरेंज करके रखते हैं तो 2 पाई। तो इस प्रकार हमें वृत्त की परिधि प्राप्त क्या प्राप्त होती है, इस प्रकार हमें क्या होती है वृत्त की परिधि प्राप्त होती है। तो वृत्त की परिधि बच्चों कैसे होती है आपके पास में 2 पाई r। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि भाई वृत्त की परिधि भी कैसे निकलती है। तो वृत्त की परिधि आपके पास में क्या व्यास की मल्टीप्लाई अगर पाई से कर दिया जाए तो हमारे पास वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाती है 2 पाई। तो ये वृत्त की परिधि का तरीका है। अब देखेंगे बच्चों यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आता है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर उसकी वो वैल्यू इस तरह से प्राप्त होती है। तो उसको देखेंगे हम पूरी डिटेल से। तो देखो जैसे मान लिया यानी कि वृत्त का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर। क्या होता है पाई आर। तो जैसे पाई आर स्क्वायर होता है ये वृत्त का पूरा एक एरिया। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक आसान सा प्रयोग है। इस प्रयोग को हम करेंगे जैसे हमने पाई के वैल्यूज ज्ञात करने के लिए हमने 3 सर्किल लिए 3 वृत्त लिए उसकी परिधि और व्यास का अनुपात लिया। अब यानी कि पाई की वैल्यू ज्ञात कर ली जो हमने इसकी परिधि ली और क्या लिया व्यास। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे इसका जो बीच का जो भाग है इस भाग को हम लेके चलेंगे। अब इस भाग का उपयोग कैसे करेंगे वो हम निम्न प्रकार तो एक सिंपल एक क्या है नेक्स्ट सर्किल लेके चलते हैं। एक सिंपल एक वृत्त लेके चलते हैं। तो वृत्त है तो हमारे पास क्या तो देखो एक हमने प्लेन वृत्त क्या ले लिया प्लेन वृत्त। तो प्लेन वृत्त लेने पर अब क्या करें इसको हम भागों कई भागों में डिवाइड कर यानी कि व्यास के अनुदिश हम क्या करते हैं इस वृत्त को डिवाइड कर। तो जैसे मान जाए हम इनको पहले कम भागों में डिवाइड करेंगे उसके बाद में अधिक भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो जैसे मान जाए हमारे पास अब देखो एक सर्किल एक क्या है सर्किल। तो इसको हमने भाई 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में 4। तो आपको 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। कितने भाग दिखाई दे रहे हैं 4। अब 4 भाग जो दिखाई दे रहे हैं तो अब इसको हमारे पास में क्या लगभग अलग करके देखो। लेकिन क्या 4 भागों से हमारे पास में जो आकृति बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो हम इनको क्या थोड़े से और भागों में डिवाइड करेंगे। तो और भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या भाग आएंगे तो देखो अब हमने थोड़े से और 4 भाग और डिवाइड कर दिए। टोटल कितने भाग होंगे 8। तो आपको ये त्रिज्यखंड तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं त्रिज्यखंड के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो इन त्रिज्यखंडों को इन पंक्तियों को आपको ये पंक्ति दिखाई दे रही है इन पंक्तियों को क्या है लगभग काट करके एक आकृति बनाने की कोशिश करें। इनको अलग अलग प्रत्येक पंक्तियों को अलग अलग करें। क्या करते हैं प्रत्येक पंक्तियों को अलग अलग करेंगे। तो अलग करके एक हम क्या आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इन आकृतियों को एक पंक्ति अगर मेरे पास में लगभग इस प्रकार रख दी जाएगी और दूसरी पंक्ति है वो लगभग मेरे पास इसकी तिरछी रख दी जाएगी। कैसे तिरछेपन में इस प्रकार रख दी जाएगी। तो दोनों पंक्ति यानी पंक्ति है मेरे पास में इन पंक्तियों को इस प्रकार अरेंज करते जाएंगे और अरेंज करने पर एक मेरे पास चतुर्भुज के टाइप में या अब इन पंक्तियों को हमने अलग अलग किया। इन सबको हमने अलग अलग काट लिया। हमारा काम क्या रहेगा एक जो वृत्त है इस वृत्त को हमने इस प्रकार पंक्तियों को काटा कई भागों में और प्रत्येक पंक्ति को काट करके अलग अलग कर लिया। क्या कर लिया अलग अलग कर लिया। और अलग अलग करने पर हम क्या इसे चतुर्भुज के रूप में अरेंज करेंगे। यानी कि लगाएंगे पंक्तियों तो इसको एक चतुर्भुज के रूप में अरेंज करेंगे। तो वो कैसे जैसे मान लीजिए अब हमने इसको ये हमारे पास में वृत्त था वृत्त के प्रत्येक भाग को हमने पंक्तियों को इस प्रकार अरेंज किया। ये अपनी काफी दूर दूर है देखने में तो किसी के हाथ ना तो जैसी लग रही है बट ऐसा नहीं है। यानी कि देखो जैसे मान लीजिए इसको अरेंज करते हैं तो अरेंज करके और पास लेके आते हैं। तो और पास लेके आएंगे तो देखो इस प्रकार की हमें आकृति प्राप्त इस प्रकार की क्या प्राप्त हो रही है। क्या ये आयत दिखाई दे रहा है आपको नहीं दिखाई ये आयत
का शेप है वो लगभग नहीं बन पा रहा। फिर भी क्या है हमारे पास में भाई ये लाइनिंग है वो कर्व के अनुसार, कौन से अनुसार है, कर्व के अनुसार, कर्व में बन रही है, बट आयत में तो ऐसी भुजा कोई होती नहीं। तो अब क्या करें इसको आयत बनाने के लिए, तो आयत बनाने के लिए हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो देखें। जैसे मान लीजिए आयत बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो देखें। तो देखो उधर ऐसे मान के आयत बनाने के लिए हमें ये इससे और ऊपर रहेगा, यानी कि इधर का जो हिस्सा खाली है और इधर का हिस्सा खाली है, और ये हमारे पास थोड़ी सी ऊपर की जगह खाली जा रही है। इसका मतलब इसको और अन्य भागों में डिवाइड करें, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें, यानी कि और जो हमारे पास भाग कटे हुए हैं इनको और पतले पतले भागों में, पतली पतली पंक्तियों में डिवाइड करें। तो और नेक्स्ट पतली पतली पंक्तियों में डिवाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे इस हिसाब से देखें। देखो हमने इसको अब बारीकी पंक्तियों में हमने डिवाइड किया, ये दिखाई दे रहा है। पहले हमने भाई मोटी मोटी पंक्तियों में डिवाइड किया, अब किसके रूप में, बारीकी पंक्तियों में डिवाइड किया। तो अब इसको इन पंक्तियों को हम क्या निकालेंगे और फिर एक चतुर्भुज के रूप में क्या करेंगे, व्यवस्थित। और अब व्यवस्थित करेंगे, देखो हमारे पास बारीकी पंक्तियां दिखाई दे रही है, इन पंक्तियों को आप एक अरेंज करते हैं किसके रूप में, भाई चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज के रूप में अरेंज करेंगे। और लगभग इस चतुर्भुज की आकृति लगभग हमारे पास में कैसी दिखाई दे रही है, लगभग लगभग आयताकार आकृति दिखाई दे रही है। क्या प्रॉपर्ली आयताकार आकृति है, अभी भी प्रॉपर्ली आयताकार आकृति नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब प्रॉपर्ली आयताकार आकृति नहीं दिखाई देगी। क्या प्रॉपर्ली आकृति दिखाई देगी, प्रॉपर्ली आकृति अभी भी नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे पास देखो ये स्पेस है वो खाली जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। और क्या करें, अब इन पंक्तियों को और बारीकी से काटें, किसी काटेंगे और बारीकी से काटेंगे, और बारीकी से काटने पर हमें क्या ये शेप है वो आयताकार दिखाई देगा, हाँ जरूर दिखाई देगा। क्या अगर हम इन पंक्तियों को और बारीकी से काटें, तो देखो और बारीकी से काट के देखते हैं, तो देखो और बारीकी से काटेंगे तो देखो क्या, तो देखो हमने इसको और बारीकी से काटा, और बारीकी से काटने के बाद में हम इन पंक्तियों को अरेंज करते हुए एक नई आकृति प्राप्त करते हैं। तो देखो कौन सी नई आकृति प्राप्त होती है, देखो इधर आप देखो सेम एक आयत के आकार का शेप बन रहा है कि नहीं बन, तो लगभग अब पर्टिकुलर लगभग हम क्या करते हैं, एक आयताकार आकृति प्राप्त होती है। क्या आयताकार आकृति प्राप्त होती है, इसका चेक करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए देखो ना, अब इसकी जो आयताकार आकृति है वो लगभग प्राप्त होती है। अगर हमने इस वृत्त को, इस पंक्तियों को और अगर बारीकी से काटेंगे तो एक हमें पर्टिकुलर आकृति प्राप्त होगी। पर्टिकुलर कौन सी आकृति, आयताकार। कौन सी आकृति प्राप्त होगी, आयताकार आकृति प्राप्त होगी। तो पहले तो हम देखेंगे इन तीनों शेप आकृतियों को लगातार देखेंगे, ये तीनों शेप आकृतियों में हमने यानी दो बड़ी बड़ी पंक्तियों को काटा था तो कैसा शेप बन रहा था, और उससे छोटी में काटा तो कैसा शेप, और छोटी में काटा तो लगभग कैसा शेप रहा, तो वो देखेंगे नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए इस वृत्त था, इस वृत्त में हमने बड़ी बड़ी पंक्तियों को काटा था तो इस प्रकार का शेप बनना था। ये प्रॉपर्ली हमें एक आयताकार आकृति नहीं दिखाई दे रही, प्रॉपर्ली आयताकार आकृति नहीं दिखाई दे रही थी, और उसके बाद में हमने छोटी छोटी पंक्तियों को और काटा तो लगभग एप्रोक्सी देखा जाए तो ये हमें आयताकार आकृति दिखाई पड़ रही थी। लेकिन फिर भी हमें कुछ भुजाएं हमारे पास में एक्स्ट्रा निकल रही थी और कुछ भुजाएं हमारे पास में एक्स्ट्रा नहीं, तो लेकिन और हमने बारीकी से काटा तो हमारे पास एक प्रॉपर आयताकार आकृति प्राप्त, और फिर आयताकार आकृति प्राप्त होने के कारण अब हमने और बारीकी से काटने के लिए अध्ययन किया, और बारीकी शेप में काटा इसको, और शेप में काटने के बाद में एक और आकृति हमें नहीं प्राप्त होती है। वो आकृति क्या है, देखो ये हमने बहुत बारीकी से काटा, जैसे क्या लग रहा है कीवी का सफल, कीवी का सफल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी आकार में हमने वृत्ताकार भाग में बहुत बारीकी से हमने इसको काटा है, यानी बहुत पतली पतली पंक्तियों के रूप में हमने काटा, और इसके रूप में एक एक पंक्ति को अरेंज किया, इसके रूप में हमने आयत के रूप में हमने इसको अरेंज किया। तो अरेंज करते हैं तो देखो अरेंज करने के बाद हमें एक शेप प्राप्त हो रहा है, वो शेप किसका है, एक प्रॉपर्ली आयत, किसका आकार प्राप्त हो रहा है, तो देखो इसका जो आकार है वो किसका आकार है, आयत का आकार है। तो देखो चेक करके देखते हैं ये आयत का आकार है क्या, देखो बिल्कुल पर्टिकुलर हमें क्या आयत का आकार प्राप्त हो रहा है। अब देखो ये आयत का जो आकार है वो हमारे पास में, देखो ये हमारे पास जहां से यहां तक की जो मेरे
की क्या बोलते हैं, चौड़ाई, वृत्त। यानी कि और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास यूं लेंथ रहेगी, इसको हमारे पास क्या बोलते हैं, लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। और ये हमारे पास वृत्त, और ये हमारे पास क्या, यानी कि ये लंबाई रहती है और ये क्या रहती है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई है वो पर्टिकुलर क्या, इस आयत की मेरे पास में रेडियस की जैसी, रेडियस के बराबर, यानी कि त्रिज्या के बराबर, क्योंकि हमने इन्हीं पंक्तियों को काटा और काटने के बाद इस प्रकार अरेंज किया, वही तो अरेंज। तो इसका मतलब जो मेरे पास में भाई इसकी जो चौड़ाई होगी वो किसके बराबर है, भाई त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर होगी, क्योंकि हमने भाई वृत्त की आधे आधे पंक्तियों को हम इस प्रकार काटते चले, काटने के बाद में हमारे पास जहां तक की जो लंबाई प्राप्त हो रही है वो एक इसके रूप में प्राप्त हो रही है, त्रिज्या की। और ये मेरे पास में यहां से यहां तक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो किस प्रकार की है, भाई ये वाले ऊपर के आधे भाग तो मेरे पास में ऊपर प्राप्त हुए, आधे भाग कौन से प्राप्त हुए, नीचे प्राप्त हुए। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो रही है, भाई ये परिधि प्राप्त हो रही है। कौन सी है, और परिधि हमने निकाली थी, वो क्या निकाली थी, भाई 2 पाई। अभी हमने परिधि प्राप्त हुई थी, हमें वो क्या प्राप्त हुई थी, 2 पाई r प्राप्त हुई थी। तो इसका मतलब परिधि मेरे पास है क्या, 2 पाई r, और मेरे पास में ये क्या है, तो देखो परिधि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक उपयोग हुई और यहाँ से यहाँ तक उपयोग हुई। तो इसका मतलब आधी परिधि तो ऊपर उपयोग में आई थी और आधी परिधि कहाँ पर, तो इसका मतलब अगर परिधि का आधा भाग कर दिया जाए, परिधि का आधा भाग कर दिया जाए तो परिधि का आधा भाग कितना होता है, पाई आर होता है। कितना होता है, इसका मतलब परिधि का आधा भाग होता है पाई आर। इसका मतलब पाई आर तो ये वाला भाग है, और पाई आर कौन सा भाग, पाई आर ये वाला भाग, और पाई आर ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी आर। तो इसका मतलब आप देखो इसमें जो मेरे पास ये आकार दिखाई दे रहा है, ये आकार कौन से, यानी किस चीज का है, इस पूरे वृत्त का अंदर का भाग। किसके अंदर का भाग है, इस वृत्त का अंदर का भाग है। इस वृत्त के अंदर का टोटल भाग होगा वो एक हमारे पास में आयताकार रूप में प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आयत का जो क्षेत्रफल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो हमारे पास आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल रहता है वो क्या होता है, हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, पाई, कितनी है, और इंटू चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर चौड़ाई कितनी, जैसे r का मल्टीप्लाई r से करेंगे तो r उसकी, तो इससे तक कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई r। तो इसका मतलब हमारे पास में इस आयत का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, पाई r। किसका क्षेत्रफल है, ये आयत का क्षेत्रफल। और आयत किससे बना, इस वृत्त से। किससे बना है, अभी हमने बताया था कि इस यानी वृत्त के अंदर का जो भाग है वो आयत के अंदर के भाग के पास है। ये हमने वृत्त से ही आयत बनाया, इसकी वृत्त की एक एक पंक्तियों को आयत के रूप में अरेंज किया, व्यवस्थित करके एक हमने भाई पाई आर लेंथ प्राप्त हुई और हमारे पास में आर है तो वृत्त प्राप्त। तो इसका मतलब यानी कि मेरे पास आयत का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ पाई आर उसके प्राप्त हुआ, तो वो किसके बराबर होगा, मेरे पास इस सर्कल के बराबर होगा। तो जैसे नेक्स्ट है हमारे पास में ये आकृति प्राप्त हुई थी, वो किस प्रकार की प्राप्त हुई थी, ये मेरे पास आयताकार आकृति प्राप्त हुई थी। तो इसका मतलब इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या कह सकते हैं हम, अब यानी कि इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल वो किसके बराबर आयताकार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने भाई वृत्त यानी पाई के बारे में और वृत्त की परिधि के बारे में और वृत्त की जो अंदर का एरिया होता है इस वृत्त यानी सर्कल एरिया के बारे में जाना कि वृत्त पाई की वैल्यूज कैसे कैसे प्राप्त होती है और मेरे पास वृत्त की परिधि कैसे प्राप्त होती है और वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर उसका प्राप्त कैसे होता है। ये हमने बहुत आसान तरीके से जाना, आसान भाषा में प्रैक्टिकल के तौर पर हमने देखा है कि यानी कि इसको प्रैक्टिकल को हमने यानी कि लगभग करके देखा। तो यानी कि हमें प्रैक्टिकल कैसे प्राप्त हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या एक प्रैक्टिकल, ये हमने एक प्रैक्टिकल मेरा खुद का किया हुआ है
ये लगभग गणित विज्ञान प्रतियोगिता का प्रैक्टिकल है और ये हमने पूरा व्यवस्थित तरीके से किया था और ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है। कोई एक बच्चा खड़ा होकर के आएगा? यस, कोई भी खड़ा होगा? यस, अजय आ जाओ आपसे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया था, इस प्रैक्टिकल इस चार्ट ये व्यवस्थित किया था, ये हमने भाई इस चार्ट में हमने प्रैक्टिकल कुछ इनाम भी प्राप्त किए थे। यानी कि देखो बच्चों, ये हमारे पास में जिला स्तरीय यानी कि विज्ञान गणित प्रतियोगिता थी, तो उसमें हमने ये वृत्त का यानी कि पाई की वैल्यू, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल है उसका हमने सत्यापन किया था। जो आज हमने इसका विस्तृत रूप है वो आपके सामने रखा। यानी कि जैसे सर्कल था हमने इसके एरिया के रूप में डिवाइड किया, यानी कि ये हमने भाई पाई की वैल्यूज ज्ञात की थी, ये हमने इसकी जो परिधि का सूत्र का सत्यापन था, इसकी परिधि का सूत्र का सत्यापन। तो हमने क्या किया था भाई, ये वृत्त बनाया था, इस वृत्त की यानी पंक्तियों के रूप में हमने काटा और पंक्तियों को हमने अरेंज किया। इसकी यानी केसरिया भाग ऊपर की तरफ अरेंज किए, इसकी जो ब्लू भाग है, नीले भाग है, वो कहां पर अरेंज किए? नीचे। तो ये हमें आकृति प्राप्त हुई थी। कौन सी आकृति प्राप्त हुई थी? एक आयताकार आकृति। कौन सी आकृति? और आयताकार आकृति प्राप्त करके अभी हमने इसका क्षेत्रफल प्राप्त किया था। जो प्राप्त क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या आ गया? तो बेटा यानी कि बच्चों आज हमने आपको ये काम है, प्रैक्टिकल है, वो आपको ये सब घर पर जाकर के करना है और कल आप इस प्रैक्टिकल को बताएंगे। इस प्रकार के चार्ट भी आपको बनाने और लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये काम सावधानी पूर्वक करोगे। ऐसा नहीं तो इसको चार्ट को बनाते में यानी कि ब्लेड का उपयोग करें या अदर कोई इरेजर को लगाकर उपयोग करते हो तो उसको हाथ ना करते, सावधानी पूर्वक बनाने।